नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। साथियों, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं लोकसभा के, वैसे ही बिहार की राजनीति अपने चरम पे है। हर एक दिन कुछ न कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसकी चर्चाएं जोरों से होती है और लोग परसेप्शन जो सोचते हैं उसमें अचानक से परिवर्तन आ जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। जब से तेजस्वी यादव सरकार बदलने के बाद घटनाक्रम जो शुरू हुई, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए, उस समय शुरुआती एक बयान आया खेल होने की, और उसकी झलक जब स्पीकर को हटाने की बात थी और सदन में बहुमत परीक्षण की बात हुई, उस दिन ये देखने को भी मिला। अंततः सरकार किसी तरह से बची, बहुमत साबित इन्होंने किया और आज सरकार चला रहे। उस समय बहुत सारे ड्रामे हुए, ये किस प्रकार से अभी जो वर्तमान सरकार है इसको प्रभावित कर रही है, ये बड़ा दिलचस्प है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से जदयू के ही विधायक जदयू के दूसरे विधायकों पर एफआईआर दायर कराते हैं। बहुमत के एक दिन पहले चेतन आनंद के घर से एफआईआर होती है कि चेतन आनंद मिसिंग है, जबकि ये लगातार मीडिया में खबर चल रही थी कि वो तेजस्वी यादव के घर पे हैं। क्रिकेट खेलने की बात हो, गिटार बजाने की बात हो, ये सारी तमाम चीज़ों को आपने चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी 2 बजे रात को पुलिस वहाँ पहुँचती है, चेतन आनंद को वहाँ से निकाल कर ले जाती है। उसके फलस्वरूप दूसरे दिन विधानसभा में क्या हुआ आप सभी ने देखा, जहाँ जदयू के 2 विधायकों की चर्चा हुई, भाजपा के 3 विधायकों की चर्चा हुई, मतलब एनडीए के 5 विधायकों की चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के भी 3 विधायक इधर आ गए थे और उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया। इन तमाम बातों को लेकर एक चर्चा उसी दिन से शुरू हो गई कि जो प्रयास सरकार को बचाने के लिए और सरकार को गिराने के लिए जो लोग कर रहे थे, उसकी पृष्ठभूमि देखने को मिली। अब उसके आगे तेजस्वी यादव ने जनता के बीच जाने का फैसला किया। जनविश्वास यात्रा उन्होंने शुरुआत की और मीडिया में आप देखेंगे
तो उन्हें जन समर्थन भी मिल रहा है। वहाँ उन्होंने एक नया कथन दिया माई और बाप की, जिसमें आधी आबादी की भी बात उन्होंने की, युवाओं की भी उन्होंने बात की। इन सारे समीकरणों को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशान नीतीश कुमार नजर आएंगे। एक चीज साथियों आप समझ लीजिए, बिहार में आने वाले समय में सीधा सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस राजद का ही होगा। नीतीश कुमार आने वाले समय में कहीं किसी भूमिका में नजर नहीं आने वाले, और ये सबसे बड़ा कारण है कि जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे उस समय भाजपा के टारगेट पे तेजस्वी यादव होते थे, और तेजस्वी यादव को भी अगर आप देखेंगे तो उनके टारगेट पे हमेशा से भाजपा रही है, और आज भी जब वो अपनी सभाएं कर रहे हैं उसमें भी टारगेट भाजपा को ही कर रहे हैं। नीतीश को बदले हुए परिस्थिति में जिस प्रकार से उन्होंने एक्सेप्ट किया, आज भी वो कहते हैं कि वो जब चाहे आ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दबाव की एक राजनीति है। दूसरी ओर जो उन्होंने एक नया नाम दिया माई बाप का, उसमें से आधी आबादी को उन्होंने टारगेट किया। उस आधी आबादी में महिलाएं, युवा, इन सारे लोगों को शामिल उन्होंने किया। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है लगभग कहा जाता है कि 16% है। ऐसे में उस आधी आबादी के टारगेट में उन महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है जिसमें आंगनवाड़ी, जीविका दीदी, आशा दीदी, इन तमाम तरह की जितनी भी योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको वो मुख्य रूप से टारगेट बना रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इस तरह की कार्य करने से नीतीश कुमार का एक संगठित वोट बैंक है जो हमेशा से नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है। इसी में सेंध लगाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि 17 महीने जो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहकर सरकार चलाई है, उन्हीं बातों को सरकार में रहते हुए वो तो नहीं बोल पाए, लेकिन जनता के बीच जाने का सीधा सीधा मकसद यही है कि वो अपनी उन बातों को, चाहे 2020 के चुनाव में जब वो चुनाव लड़े थे उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। और ऐसे में जब सत्ता में नीतीश कुमार के साथ आए तो उन्होंने एक प्रयास शुरू किया, और चाहे आंगनवाड़ी दीदी की बात हो, जीविका दीदी की बात हो, इन लोगों का मानदंड बढ़ाया गया। और ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी जनविश्वास यात्रा के माध्यम से दर्शकों, जनता को यही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इतने दिनों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए इन लोगों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया। जब हम सत्ता में साथ आए तभी
ये सारे काम हमने किया और यही कारण है कि वो एक तरफ जहाँ बाकी जातियों में बाकी समुदायों को जोड़ने की कोशिश अपनी यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप सभी को पता है कि एनडीए में नीतीश कुमार के आ जाने के बाद सीटों का पेंच फंसता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो पहले से दल थे, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो और भी छोटे छोटे दल जो कहा जा रहा है कि भाजपा के साथ आएंगे, ऐसे में सीटों का समीकरण कैसे बैठाया जाएगा। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का जो शुरुआत किया था जब भाजपा से अलग थे, कहीं न कहीं भाजपा को इस बात का डर था कि अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन को देशव्यापी बना लेंगे और खड़ा कर देंगे तो भाजपा कहीं न कहीं डैमेज होती, और ऐसे में भाजपा ने नीतीश कुमार को लाने के लिए जितना भी प्रयास हो सकता था वो सारा प्रयास किया और अंततः नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के आने के बाद जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीट भाजपा जीती थी, कई मीडिया घरानों में ये चर्चा हो रही है कि जो नीतीश कुमार के बिना भाजपा को जो सीटें आ रही थी और नीतीश कुमार के आने के बाद जो स्थिति बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। जहां एक और नीतीश कुमार के बिना भाजपा के पास 40 सीटें थी और उनके पास तमाम अपनी सहयोगियों को देने के लिए सीटें थी, जो चाहती तो अपने अनुसार से दे सकती थी। वही स्थिति नीतीश कुमार के हटने के बाद अभी राजद के पास है, तेजस्वी यादव के पास है, और वो जब चाहेंगे लोकसभा की सीटें आराम से जिसको चाहेंगे उसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कांग्रेस कहीं भी ऑब्जेक्शन करती हुई नज़र नहीं आएगी, ये बात तय है। ऐसे में जहां सीटों का समीकरण एनडीए में फंसता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं तेजस्वी यादव के पास पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, वो जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। ऐसे स्थिति में आप देखिएगा कि जिस प्रकार से बिहार में सरकार बनने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, ये भी एक मामला है। और जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, आप मान के चलिए कि सीटों के समीकरण को लेकर जो दांवपेच नीतीश कुमार चाह रहे हैं या एनडीए में हो रहा है, उस समीकरण का फैसला हो गया। और यही मुख्य कारण है जिसके चलते सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। और जिस दिन हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि ये जो सीटों का पेच फंसा हुआ है वो सुलझ गया है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार बन तो गई है, एक एक मंत्रियों के पास 9-9 विभाग हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री शामिल होने हैं वो अभी पेंडिंग है। दूसरी और अहम बात ये भी आएगी कि आप देखिएगा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के नोटिफिकेशन आएंगे, उसके बाद ही बिहार में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये भी फैसला आपको
देखने को मिल जाएगा। ऐसे में कौन क्या करता है, किसे सीटें मिलती है नहीं मिलती है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, ये तो आपने अक्सर देखा होगा कि कई ऐसे नेता होते हैं जो चुनाव लड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनकी पार्टी टिकट नहीं देती है। ऐसे में दल बदल कर वो चुनाव लड़ते हैं, परिणाम जो भी आए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, और अगर पार्टियां जिस पार्टी में वो हैं वो अगर सीट नहीं देती है तो वो दूसरे दल में जाकर वहाँ से टिकट लेकर आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक मजबूत स्थिति में है। नीतीश कुमार के जाने के बाद जो सीटें खाली हुई है उन सीटों पे वो भी इंतज़ार करेंगे कि कौन से नेता टूटकर उनकी पार्टी में आ सकते हैं और उन्हें टिकट दिया जा सकता है। ये सारे मामले एक दूसरे से ऐसे उलझ गए हैं कि आप अगर इसको शुरू से खोजने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मामला उलझता जाएगा। और एक सबसे बड़ा कारण यह भी है, ये जो यात्राएं निकालना, रैली होना, आप देखेंगे आने वाले समय में धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे। आप सभी को पता होगा 3 मार्च को एक जनविश्वास महारैली की भी आयोजन की गई है। कहा जा रहा है कि उसमें राहुल गांधी, लेफ्ट के नेताओं सहित लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सारे लोग शामिल होंगे और गांधी मैदान से ये रैली की जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बिहार की राजनीति में नया होने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस प्रकार से जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें जितना भी समय मिला हम उसमें जो बेस्ट हो सकता था वो करने की कोशिश किए, और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में रहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे में क्या जो भीड़ जुटती है सभाओं में, अगर वो वोट में तब्दील होता है तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन आपने देश के कई नेताओं के, कई पार्टियों के रैलियों में देखा होगा कि भीड़ तो बहुत जुटती है, लेकिन वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में चूंकि बिहार की राजनीति जातिगत समीकरण के आधार पे चलती है और जिस प्रकार से तमाम पार्टियां यहाँ पे इसे भुलाने की कोशिश करती है, वही काम आज मंच से तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आ रही है। आने वाले समय में इसको कैसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करती है, चाहे वो तेजस्वी यादव हों चाहे वो भाजपा हों, लेकिन अभी के समय में जो स्थिति बन गई है, ऐसे में ये तो तय माना जा रहा है कि अभी से वो बिहार के 2025 विधानसभा की
तैयारी में लग गए हैं और इसमें क्या क्या नए फैक्टर्स आते हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कुछ जगहों पे उन्हें समर्थन मिल रहा है तो कुछ जगहों पे उन्हें सभाओं में लोगों की कमी भी दिख रही है। इसके कारण को भी मैंने स्पष्ट रूप से बताया, जिसमें खास करके कल जो सिवान में हुआ वो मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ और निश्चित तौर पे ओवैसी को आप कम करके नहीं देख सकते। कहा जाता है कि जहां ओवैसी लड़ती है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, वहां पे वोटों का बंटवारा होता ही है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा, या देश के अन्य राज्यों में भी जहां जहां ओवैसी अपने कैंडिडेट उतारते हैं उसका सीधा फायदा भाजपा को होता है। ऐसे में क्या कुछ नया यहाँ के समीकरण में निकल कर आता है उस पे भी हमारी नज़र है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी इस यात्रा से ये तो दिखा दिया, विपक्षी पार्टियों को एक परेशानी में डाल दिया है ज़रूर। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। देखते हैं क्या कुछ नया सामने आता है, क्या कुछ नई खिचड़ी पकती है। ऐसे में आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, आपको मेरा विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप तमाम साथियों का दिल से धन्यवाद।